बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल तुम सिर्फ मेरी हो। खालदा बेगम का हाथ काट दिया गया था। दुआ ऑपरेशन ख़त्म होते ही अपनी तबीयत ख़राबी का बहाना करते वहाँ से जा चुकी थी, जो जुनैद और सलीम साहब दोनों के लिए ही हैरान कन था। मगर उन्होंने खालदा बेगम की हालत के पेश नज़र किसी भी किस्म की कोई बात करने से कर्ज बरते खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि शायद माँ की तकलीफ़ की वजह से दिल बर्दाश्त है और उनकी बेबसी और तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी यहाँ से चली गई। खालदा बेगम को होश आया तो अपने जिस्म के एक हिस्से को अपने साथ ना पाकर इसके अंदर अजियत का एक तूफ़ान उठा गुनाह के एहसास को मज़ीद शदीद करते इन्हें शर्मिंदगी की इत्तहा गहराइयों में धकेलने के लिए काफ़ी था। काश मैंने वो सब ना किया होता तो आज मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना मिलती। आंखों की तरफ देखते आंखों में नदामत के आंसू लिए उन्होंने जुनैद के चेहरे की तरफ देखते ही सोचा, जो 2 दिन रात इनकी खिदमत में लगा था। मैंने अपने बेटे की खुशी और उसकी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दी, पर मलाइका ने तो मर कर भी मुझसे बाजी ले ली। मैंने इसे बस चंद पल की अजियत दी, पर अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाह की सज़ा के तौर पर पूरी ज़िंदगी की अजियत से दोचाह कर दिया, ताकि मैं सारी ज़िंदगी से सिसक कर भी अपनी मौत की दुआ मांगूँ और दिन रात इसी अजियत का मज़ा चखूँ जिसका इंतखाब मैंने मलाइका के लिए किया था। आंखें बंद करते आंसू के बहने से रोकते उन्होंने दिल ही दिल में कहा तो जुनैद ने उनके पास आते नरमी से उनके हाथ पे हाथ रखा। अम्मी, आप ठीक है ना? कहीं दर्द है तो बताएं, मैं डॉक्टर से बोल देता हूँ। लहजे में उनके लिए दर्द और फिक्रमंदी लिए उसने पूछा तो खालदा बेगम ने आंखें खोलते नफ़ी में सर हिलाया। मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है जुनैद, और ना ही मेरे दर्द का इलाज अब किसी डॉक्टर के पास है। उसके हाथ को अपने हामते हुए हाथों में लेते खालदा बेगम ने उजरी बेजान सी आवाज़ में कहा, अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जुनैद को लगा कि शायद वो हाथ की वजह से दिल बर्दाश्त हो रही है। अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा जुनैद? वो मुझे कैसे माफ़ कर सकता है? वो मुझे मेरे किए की सज़ा दे चुका है, और इससे बढ़तर सज़ा क्या होगी कि मैं अपने बकिया ज़िंदगी न सिर्फ दूसरों की मोहताज रहूँगी, बल्कि दूसरों की बातों नफ़रत का निशाना बनते ये सुनूंगी कि इस औरत को अपने किसी गुनाह की सज़ा मिली है। और तुम्हें बताया, लोग गलत नहीं कहते। मुझे सच में अपने गुनाह की सज़ा मिली है। मुझे तो इससे भी बदतर सज़ा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने एक बेगुनाह मासूम लड़की की जान ली है। हाँ, मैंने कत्ल किया है। तुम्हें पता है सलीम, मैंने अपने इसी हाथ से सिलेंडर खोला था। मैंने इसी हाथ से मलाइका के लिए मौत का गड्ढा खोदा। मैंने सोचा मेरी गुनाह छुप जाएगा, क्योंकि मुझे किसी इंसान ने ये सब करते नहीं देखा। पर मेरा गुनाह नहीं छुपा सलीम, क्योंकि मैं एक बात भूल गई थी कि मुझे तो वो सबसे बड़ी आला और आला ज़ात देख रही है, मेरे हर अमल पर नज़र रखे हुए। और देखो, आज उसने मुझे इस मोड़ पे ला खड़ा किया कि मैंने अपनी ज़ुबान से अपने जुल्म का एतराफ़ किया है। मैंने मलाइका को मारा। मैं वो अजियत देना चाहती जो आज मेरे ही नसीब में लिख दी गई। इन दोनों को बेयकीन साख्त खड़ा देखकर वो ज़ारे-गुज़ार होने लगी तो जुनैद ने अपना हाथ उठाते बेजान नज़रों से रोती बिलखती माफ़िया मांगती औरत को देखा, जो बदकिस्मती से इसकी माँ थी और उसकी मुजरिम भी, जैसे वो चाहकर भी सज़ा नहीं दे सकता था। अल्लाह ने मुझे सज़ा दी। इसने मुझे मेरे इसी हाथ से महरूम किया जिससे मैंने वो गुनाह किया, और ज़िंदगी भर की अजियत मेरे नाम लिख दी, ताकि मैं पल पल से सकूँ अपनी मौत की दुआ करूँ। सलीम, इसने मुझे एक हाथ से महरूम किया। वो मुझे मेरे दोनों हाथों, मेरी ज़ुबान और आँखों से महरूम कर देता, पर मुझे एक जिंदा लाश की मानत इस दुनिया में छोड़ता, ताकि मेरी जैसी बहुत सी औरतें जो अपनी बहुओं को आग लगा देती हैं, अपनी जान और गुस्से में किसी मासूम की जान ले देती हैं, मुझे देखकर इबरत हासिल करती, सीखती कि ये दुनिया मकाफाती अमल है। जिसने जो किया उसने भर कहीं कब्र में जाना, क्योंकि उसने मुझे इतनी छोटी सज़ा दी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इबरत का निशान नहीं बनाया, क्योंकि उसने मुझे बस मामूली से सज़ा दी। वो मुझे माफ़ नहीं करेगा जुनैद। मैंने खून किया, बल्कि कत्ल किया। मैंने तुम्हारी मलाइका को मार दिया। मैंने अपनी इन हाथों से तुम्हारी ज़िंदगी तबाह की है। बातें सुनते सलीम साहब ने जुनैद को संभाला, जो जर पड़ते बस गुदने के करीब था। अम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? आप क्यों? मलाइका? जुनैद का दिमाग दर्द से फटने लगा तो उसने सलीम साहब का हाथ झटकते खालदा बेगम को दोनों बाजुओं से पकड़ते जंजारा, जो अपने होशो ख्वास से बेगाना हो रही थी। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने जान
हाँ हाँ, मैंने मलाइका को मार दिया। रोने की बजाय अब हंसते हुए उन्होंने एक बार फिर से अपने जुर्म का एतराफ़ किया तो जुनैद ने अपने हाथों से अपने बालों को जकड़ा और वहीं ज़मीन पर बैठता चला गया। एक बेयकीनी और दुख की कैफियत उसके दिल और दिमाग पर हावी होने लगी, जो सलीम साहब के चीखने और पुकारने से भी न टूटी, जो खालदा बेगम के नाक, मुँह और कानों से खून निकलता देखकर मुसलसल से आवाज़ें लगाते डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़े। ज़रून की हालत समझी तो वो साहिदा बेगम के कहने पर उठकर कमरे में चला गया। दी जान, मैं कुछ देर में आता हूँ, आप प्लीज़ ज़रून का ख्याल रखिएगा। आलिया ने अपने मोबाइल पर मुसलसल आती कॉल को तीसरी बार बंद करते कहा तो साहिदा बेगम ने इस बात में सर हिलाते इसे जल्द वापस आने की तलकीन की। जी बस मैं कुछ देर में आता हूँ, आप अपना और ज़रून का ख्याल रखिएगा। इन्हें तसल्ली देते वो बिरौनी दरवाजे से बाहर निकला तो दी जान ने रशीदा को आवाज़ लगाते दरवाज़ा बंद करने का कहा और ज़रून के कमरे की जानिब बढ़ी, जहाँ वह ज़मीन पर ही बेड से टेक लगाए बैठा था। ज़रून दी जान ने इसके करीब बैठते नरमी से मुखातब किया तो इसने सर उठाते बेजान नज़रों से इन्हें देखा और किसी बच्चे की मानद अपना सर उनकी गोद में रखते अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश की। दी जान, क्या मैं इतना बूढ़ा था कि उसने मेरे लिए इतनी बड़ी सज़ा का इंतखाब किया? वो मुझे जहर दे देती, जान से मार देती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती जितनी उसकी नज़रों से ओझल होने से हो रही है। सुर्ख आंखों को एक बार फिर से बहाने से रोकते उसने शिकवा किया तो दी जान ने उसके बालों में हाथ फेरते इसके सर पर बोसा दिया। ज़रून तुम्हें बताया, बाज़ दफ़ा इंसान की आंखें धोखा खा जाती हैं, जो नज़र आता है हकीकत उसके बरकस होती है। इसलिए हो सकता है इस बार तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे गई हूँ और कहानी का जो पहले तुम्हें दिखाया गया वो गलत हो, जो तुम्हारी नज़रों से ओझल रखा गया वह सही हो। इसलिए अपने दिमाग के बहकावे में आगाह कर ऐसी बात जो खुद से अखज़ मत करना, पर सारी उम्र तुम्हें पछताना पड़े। और तुम्हें क्या लगता है कि नूर ऐसा कर सकती है, वो तुम्हें छोड़ सकती है? उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने सामने करते उन्होंने तस्दीक चाही तो ज़रून ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो कर सकती है दी जान, क्योंकि मैंने इससे इसके अपनों को दूर किया। वो चाहती थी कि वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, वो मुझे बदला ज़रूर लेगी। और दी जान, इसने वैसा ही किया। इसने मुझे इस वक्त मुँह के बिल कराया जब मुझे इस पर एतबार हो गया कि वह अब मेरी है। उसका हाथ पकड़ते इसने अपनी आंखों में तैरते आंसू को बहाने दिया। क्यों मुझे माफ़ नहीं करेगी? हम तुम दोनों ने तो मर्जी से निकाह किया था ना, फिर ये शिकवा कैसा? मर्जी मेरी थी, नूर की नहीं। मैंने यूनिवर्सिटी में इसे गन पॉइंट में निकाह किया था क्योंकि मैं इसे खोना नहीं चाहता था। उनसे नज़रें मिलाने बगैर ज़रूर ने उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही पूरी बात तफसील से बताई कि कैसे उसने नूर से निकाह किया और एन निकाह के वक़्त जाकर इसे सारे घर वालों की नज़रों में गिरा कर यहाँ अपने साथ लाया। तो दीजान ने पलक चपटते इसकी जानब देखा, जो अब तक उनसे इतनी बड़ी बात छुपाए हुए झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। तुम तो इसकी नफरत लाजम है, क्योंकि तुमने इसके जज्बात के साथ साथ उसका भरोसा, एतबार और सालों से बनी इज्जत को खाक में मिला दिया। और शक उसके वालिद उससे मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि वो हक नहीं देते थे जो एक बेटी को मिलता है। पर कम से कम नूर को इनकी नज़र में कोई हैसियत थी, जो अब तक इसे अपने साथ अपने घर में रखे हुए थी। बेशक वो बात नहीं करते थे, पर एक बेटी के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि इसका बाप इसके सामने इसे देख सकती है। तुमने बहुत बुरा किया ज़रूर, बहुत ज़्यादा। अगर तुम्हें नूर पसंद थी तो मेरे लाल मुझसे कहते, मैं उन लोगों के पाँव पकड़ लेती, मिन्नत कर लेती। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी दीजान तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती है, तो क्यों तुमने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की? साजिदा बेगम ने ज़रून की बात सुनी तो उन्हें समझ आया कि क्यों वो ये सब बोल रहा है। मैं मानता हूँ मैंने गलती की, पर दीजान इस वक्त में अपनी ज़िद और अना के हाथों मजबूर हो गया था। मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरी है और मैं इसे छीन के हासिल करूँ या ज़बरदस्ती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं खुद गर्ज हो गया था या अपने दिल के हाथों मजबूर हो, जो अंजाम का सोचे बगैर ही इतना कुछ कर गया। ज़रूर ने नदामत से नज़रें झुकाई तो दीजान ने इसकी हालत देखते इसे अपने लहजे को नरम किया, क्योंकि ये वक्त गुस्से का नहीं था। इंसान गलती का पुतला है, अगर वो गलतियाँ ना करे तो फरिश्ता कहलाए, और अगर गलती करके सबक ना सीखे तो हिवान। इसलिए तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। अब बस अल्लाह से भी माफ़ी मांगो कि तुमने एक इंसान का दिल दिखाया और नूर को ढूंढने की कोशिश की करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें छोड़कर जा सकती है। अगर गई भी है तो तुम इसके महरूम हो, तुम्हें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक वो तुम्हारे निकाह में वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए हिम्मत करो। हो सकता है जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ हो ही ना, और तुम दोनों की इसी कमज़ोरी का किसी ने फ़ायदा
फ़ायदा उठाया हो। दीजान ने बहुत गहराई में जाते ज़रून को संभालने की कोशिश की, जिसका ज़हन इनकी बात सुनते ही फ़ौरन से उसकी शाम की तरफ गया जब नूर को किसी ने इसके घर ही में घुसकर नुकसान पहुँचाया था। ज़रून, मेरा दिल नहीं मानता कि नूर तुम्हें छोड़ सकती है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। बेशक तुमने जो भी किया था, पर मुझे वो ऐसी लड़की नहीं लगती कि अपना घर छोड़कर कहीं और जाए। और जाता वो है जिसका कोई आसरा और सहारा हो, जिसे पता हो कि वो एक ठिकाने से निकलकर आसानी से किसी दूसरी जगह जा बसेगा। पर नूर की वापसी के तमाम दरवाजे तो तुमने अपने ही हाथों से बंद कर दिए, तो अब ये बेएतबारी कैसी? ये सोच क्यों? क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी ज़रूर, जो तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? तुमने इतनी जल्दी यकीन कर लिया कि वो तुम्हें छोड़ सकती है? दीजान ने बहुत नरमी के साथ उसके दिमाग के बंद दरीचों को खोला, जिस पर कुछ देर पहले दुख और बेअतबारी की कैफियत हावी हो चुकी थी। ठीक कह रही हो आप, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये सोच आई। इनकी बातों को तवज्जो से सुनते ज़रूर ने अपनी आंखों को रगड़ा और फिर बागी की जानब बढ़ा तो साइदा बेगम ने इसे मुखातब किया, अब कहाँ जा रहे हो? नूर को ढूंढने। अगर वो मुझसे नाराज़ होकर या बदला लेने के लिए भी कहीं गई है तो मुझे इसे ढूंढना चाहिए, क्योंकि मैं ना तो मोहब्बत कमज़ोर है और ना है मैं खुद। पलटे बगैर ही जवाब देते वो बिरौनी दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गया। तो दीजान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ज़रून के जहन को जल्द ही जल्द इन खदशात से पाक कर दिया। रात का अंधेरा फिर से छाने लगा तो इस गलीज जगह पर एक और रात का तस्वर नूर की रूह फना करने लगा। आंसू एक बार फिर से अपनी बेबसी पर आंसू के आंखों के बंद तोड़ते बह निकली। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं कुछ देर मज़ीद यहाँ रही तो शायद ज़रून भी मुझे कभी कबूल ना करे। मेरे पास तो पहले ही कोई रिश्ता कोई अपना नहीं बचा। एक आखिरी उम्मीद वो इंसान है वो भी मुझसे बदगुमान हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? दोनों हाथों में चरच पाए वो फिर से सिसकने लगी तो किसी ने ड्रम से दरवाज़ा खोला और साथ तहमीना बेगम अंदर दाखिल हुई। ये क्या, तुम बार बार नखरे दिखा रही हो? अगर खाना क्यों नहीं खाया? चंबेली को ट्रे साइड पे रखने का इशारा करते इसने नूर ने पूछा, जो आप आंखों में गुस्सा लिए तहमीना बेगम को घूर रही थी। मैं हराम तरीके से कमाया हुआ रिज़्क नहीं खाती, हकारत से जवाब देते नूर ने नज़रें फेरी तो तहमीना बेगम को तो जैसे इस पतंगे लग गया। वो किसी शिकारी की तरह इसके ऊपर झपटी और इसके बालों को अपनी गिरफ्त में कैद करते चेहरे अपने सामने किया। क्या बकवास की तुमने? अब भी दांत पीसते इसने सख्ती से नूर के बालों को दबोचा तो इसने बेखौफ होते अपने अल्फाज दोहराए, जिसको सुनते ही तहमीना बेगम ने एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया और साथ ही इसके मुंह को अपने सख्त हाथों में दबोचा। ये बकवास आज कर दिया, दोबारा मत करना वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे शर से पनाह मांगोगी। अपनी जबरों को मजबूती से बंद करते इसने नूर को धमकी दो जो डरे बगैर बेखौफी से इसके आंखों में देखते इसका हाथ झटक चुकी थी। खाना उठाओ और ये पानी भी, जब तक मैं ना कहूँ इसे कुछ नहीं देना। ज़मीन पर थूकते तहमीना बेगम एक हकारत भरी नज़र नूर पर डालती चंबेली को हुक्म दिया जो फ़ौरन से सामान उठाती इसके पीछे ही कमरे से निकल गई। तहमीना बेगम गुस्से से पड़ी अपने कमरे में आई और इनका मोबाइल बज रहा था जिस पर जैन का नाम देखती इसने चंबेली को चुप रहने का इशारा करते कॉल रिसीव की। हाँ बोलो, क्या बात है? क्यों बार बार फ़ोन कर रही थी तुम? जैन ने दूसरी तरफ हेलो की आवाज़ सुनते ही सख्ती से पूछा। साहब जी, वो लड़की तो बड़ी ढीठ है, जब से आई है मुझमें सब लोगों की नाक में दम किया हुआ है। चंबेली सुबह से 2 बार खाना लेकर गई है, पर हाथ मारकर सारा खाना फर्श पे गिरा दिया। किसी की कोई बात नहीं सुन रही थी। मिन्ना बेगम जो पहले ही बड़ी पड़ी हुई थी, उन्होंने एक ही सांस में पूरी रात बात बताई। वो जो करती है इसे करने दो, खाना कमरे में रख दो, अगर खाना हुआ तो खा लेगी, बाकी अभी मैं 2-3 दिन नहीं आ सकूँगा, इसलिए तुम्हें इसे कुछ और दिन अपने पास रखना पड़ेगा, जिसकी मुँह मांगी कीमत तुम्हें मिल जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना, अगर मेरे आने तक इसे कुछ हुआ या तुम लोगों में से किसी ने भी जैन की अमानत पर हाथ डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी देती इसने तहमीना बेगम के कुछ बोलने से पहले ही कॉल काट दी। बेटा गड़ा को इस मनूस का जैसे बुक बुक अगले बंदे की बात सुने बगैर ही फ़ोन काट देती। को एक गाली दी तो चंबेली ने गिलास में पानी डालते इसे थमाया। बाजी गुस्सा ना करें, आपको पता है ना कल रात का प्रोग्राम हमारे लिए कितना अहम है। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। चंबेली ने आंखों में फ़िक्र लिए तहमीना बेगम का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की, जो पानी के घूंट बढ़ते जैन के आने से पहले नूर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का इरादा कर चुकी थी। तो फिक्र ना कर चंबेली, कल का दिन ऐसा होगा कि इस नूर के साथ साथ जैन साहब भी दंग रह जाएंगे। चेहरे पर एक मकरुआ मुस्कुराहट सजाई उन्होंने चंबेली को आंख मारी, जिसने ना समझी से उनकी जानब देखा जो इसे अपने पास बैठते दिमाग में चलते प्लान से आगाह करने लगी।
तो इनके खौफनाक इरादों को सुनकर चंबेली की आंखें खुली की खुली रह गई। बाजी अगर जैन साहब को पता चल गया तो। उसकी पूरी बात सुनते चंबेली ने आंखों में खौफ लिए पूछा, तहमीना बेगम ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं सबसे शातिर खिलाड़ी हूँ इस खेल की जिसमें जैन साहब अभी नए नए दाखिल हुए हैं। बस तो अपना मुंह बंद रखना। उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाते अपनी सुर्ख लिपस्टिक को मज़ीद गहरा करते इसने चंबेली को तनबिया की, जो अब किसी गहरी सोच में गुम थी। बीपी हाई होने से खालदा बेगम के दिमाग की नस फट चुकी थी। डॉक्टर्स इन्हें बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर जुनैद के साथ साथ सलीम साहब के दिल में अब उनकी ज़िंदगी को लेकर कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही थी। तभी वो उनकी ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद होने की बजाय जुनैद के करीब आ बैठे, जो तब से खामोश बैठा खालदा बेगम के अल्फाज पर गौर कर रहा था। क्या सोच रहे हो? उसके कंधे पर हाथ रखते सलीम साहब ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। यही कि अगर मैं अम्मी को मलाइका पसंद नहीं थी तो मुझे बोल देती, मैं इसे लेकर कहीं चला जाता। इतना बड़ा जुल्म करने की क्या ज़रूरत थी? पर नहीं अब्बू, गलती हमारी है। हमने अम्मी की राय को फोकियत नहीं दी, हमने उनको बस अपनी मर्ज़ी से तमाम फ़ैसले कर लिया। काश ऐसा ना करते, काश मैं ऐसा ना करता। मैंने क्यों मलाइका को जानते बूझते इस दलदल में धकेल दिया? क्यों मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया? मगर मैं हिफाजत करता भी तो किसी अपनी माँ से। सवालिया नज़रों से उनकी जानब देखते हुए उनके जवाब का मुंतज़िर था। सब्र करो बेटा, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और ज़ालिम का अपने किए की सज़ा हर हाल में मिलकर रहती है। तुम्हारी माँ ने जो कुछ मलाइका के लिए सोचा, अगर उससे दुगनी अजियत इसे अपनी जान बर्दाश्त करना पड़ रही है, पता नहीं उसके पास कुछ लम्हों का वक़्त है भी या नहीं। इसलिए इसे माफ़ कर दो बेटा, क्योंकि अल्लाह पाक इसे अपने तरीके से सज़ा दे चुका है। सलीम साहब ने कहते हुए जुनैद के आगे हाथ जोड़े। अब्बू प्लीज़, क्या कर रहे हैं आप? इसमें आपका कोई कसूर नहीं और अम्मी ने जो भी किया इसका खमाजा भुगत चुकी हैं, इसलिए मेरे माफ़ करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो मैं इन्हें माफ़ किया। उनके जोड़े हुए हाथों को नीचे करते जुनैद ने बहुत आहिस्तगी से अपनी बात मुकम्मल की और उठकर वहाँ से बाहर निकल गया। सारी रात और अगला दिन पुलिस के साथ शहर का कोना कोना छानने के बाद भी जब नूर का कोई सुराख ना मिला तो आर्यन जैसे ज़रून ने फ़ोन करके बुलाया था। ज़रून से घर चलने का कहा, मगर वो किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार ना था। ज़रून, मेरी बात मानो तो हम घर चलते हैं। तुम कुछ खा पी लेना और थोड़ी देर आराम भी कर लेना। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आर्यन ने कमज़ोर सी मज़ाहमत की। मुझे कहीं नहीं जाना, जब तक नूर मिल नहीं जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। गुस्से से उसका हाथ झटकते वो पुलिस वाले की बुलावे पर इसकी जानिब बढ़ा। सर, अगर आप चाहें तो हम सर्द खानों में, इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता ज़रूर ने उसका गिरबान पकड़ते झंझोड़ा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? आंखों में सख्ती लिए वो चीखा तो डीएसपी साहब जो ताब से उनके साथ थे, उन्होंने आगे बढ़ते ज़रून को उससे अलग करते ठंडा करने की कोशिश की। क्या हुआ? सवालिया नज़रों से अमजद साहब की तरफ देखते उन्होंने मामला समझने की कोशिश की। कुछ नहीं सर, मैंने बस इतना कहा कि सर हम सर्द खानों में एक बार देख लेते हैं। अपनी शर्त ठीक करते अमजद ने आहिस्तगी से अपनी बात दोहराई, जिस पर इसे खामोश रहने का इशारा करते वो ज़रून की जानिब बढ़े, जो बार बार आर्यन के हाथों से छूटकर अमजद को मारने के लिए उसकी जानिब बढ़ रहा था। ज़रून प्लीज़ होश से काम लो। अमजद ने सिर्फ एक बात कही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी अगर तुम नहीं देखना चाहते तो तुम्हारी मर्ज़ी, मगर मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ देर पहले वराना से एक लड़की की लाश मिली है और बदकिस्मती से जो कुछ हिलिया बता रहे हैं वो ऐसा नहीं हो सकता। मेरी नूर जिंदा है, इसे कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी। अब की बार गुस्से की बजाय बेयकीनी की कैफियत में चलाते ज़रून ने उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही टोका, मुझे उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर उसके लिए हमें हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि लाश को तेज़ाब डालकर जला दिया गया है और पहचानना मुश्किल है। इसलिए एन सैंपल के ज़रिए ही पता चलेगा कि वो लाश नूर की है या नहीं। बड़े तहम्मुल के साथ उन्होंने ज़रून को समझाया, जिसका वजूद बिल्कुल बेजान हो चुका था और दिल से बस ये दुआ निकल रही थी कि वह नूर ना हो। डॉक्टर अहमद, आप फ्री हैं तो मैं अंदर आ जाऊँ? डॉक्टर सुहेल अहमद का दोस्त और कुलीग ने दरवाज़ा नॉक करते दरवाजे से सर निकालते इजाज़त तलब की तो अहमद ने इसे घूर कर देखा। शर्म करो यार, तुझे
कब से मेरे कमरे में आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई। अहमद जो किसी की पेशेंट की फ़ाइल दिखाने में मसरूफ़ थे, इसने सहेल को देखते ही खफकी से कहा, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, कसम से यार बेगाने से लगने लगे हो। सहेल ने अंदर दाखिल होते हुए सामने वाली चेयर संभालते एतराज़ किया, बस करो यार, मैंने कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं की। मुझ गरीब पर तो जुल्म हुआ है, वो भी इतना शदीद कि मेरी आज़ादी के साथ साथ मुझसे मेरी मर्ज़ी भी छीन ली गई। मैंने अम्मी से इतना कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, पर उनको तो मेरा सुकून रास ही ना आया। कहती, बेटा मेरी ज़िंदगी में मेरी बहू का ले आओ, और फिर होना क्या था, ये मैंने हामी भर ली। साथ ही अम्मी ने एक ही महीने में लड़की तलाश करते दूसरे महीने मेरे सर पर सहरा सजा दिया। अहमद जो पहले ही बड़ा पड़ा था, सहेल को देखती ये इस सांस में अपनी पूरी रवादात मिर्च मसाला लगाते सुनाई, बस करो ये ड्रामे में सामने ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। उसका हाथ अपने हाथ से झटकते सहेल ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया, मैं कहाँ नाटक कर रहा हूँ यार, सच में पता नहीं अम्मी के किस कहने कान पड़े कि उन्होंने मेरी शादी करवा के ही दम लिया, वरना तो मैंने कभी भी तुमसे पहले शादी नहीं करनी थी। दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखते वो चेयर पर बसकून होकर बैठा, तो सहेल ने टेबल पर पड़ी पेंसिल उठाते इसका निशाना लिया। यार क्या है, क्यों मुझ मस्कीन को मार रहे हो? अब तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर? अहमद ने आंखों में मासूमियत सजाते कहा, तो सहेल ने सिखा जाने वाली नज़रों से देखा, नहीं मैं इसलिए नाराज़ नहीं हूँ तो मैंने तुम्हें परसों कॉल की कि मेरे साथ चलो, पर तुमने इनकार कर दिया। कल कहा फिर भी तुमने इनकार कर दिया, पर आज मैं तुम्हें हर सूरत अपने साथ लेकर जाऊंगा। सहेल ने कहने के साथ ही इसकी चेयर के करीब आते इसका हाथ पकड़ा। कहाँ जाना है? जाना कहाँ है? अहमद ने खड़े होते नासमझी से सवाल किया, तो सहेल ने इसे आंख मारी, यार शर्म कर, अब मैं शादी हो गई है, अगर मेरी बीवी को पता चल गया ना तो वो मुझे जान से मार देगी। उसकी मुस्कुराहट से अंदाज़ा लगाते अहमद दोबारा से बैठ गया, शादी हो गई तो क्या तुम दुनिया की रंगीलियाँ देखना छोड़ दोगे? और यार भाभी को कौन बताएगा, ना इधर तुम्हें हमें कोई जानता है और ना हम किसी को, तो बस बात ख़त्म, आप उठो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बगैर कोई भी प्रोग्राम देखने का मज़ा नहीं आता। सहेल ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, तो इसका दिल रखने के लिए अहमद ने हामी बड़ी, ठीक है चलूँगा, पर एक शर्त पे। अहमद ने उठने से पहले उसके ख़तरनाक इरादों पर लगाम डालना ज़रूरी समझा। कैसी शर्त? सहेल ने सवालिया नज़रों से इसे देखा, यही कि हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, वो इस बात तो नो ड्रिंक नो बदतमीज़ी। अहमद ने अपनी शर्त बताई, तो सहेल ने बदमज़ा होते हुए उसकी जानब देखा, अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम मेरे साथ चलो। दोबारा से उसका हाथ पकड़ते सहेल ने कहा, तो अहमद ने इसे 2 मिनट रुकने का कहती अपनी गाड़ी की चाबी मोबाइल उठाया, तो इसके साथ ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ जिसका इंतखाब सहेल ने किया। ज़रूर डीएसपी साहब और आर्यन हॉस्पिटल पहुंचे तो इसके लाश की शनाख्त हो चुकी थी। मैंने आपसे कहा था ना कि ये मेरी नूर नहीं हो सकती, वो यूं मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो जिंदा है। ज़रूर ने गहरी सांस लेते खुद को परसकून किया और अपने कामते वजूद के साथ वहीं मौजूद चेयर पर बैठ गया। तो आर्या ने उसके करीब आते तसल्ली दी, यार प्लीज़ खुद को संभालो, उठो घर चलें, रशीदा का फ़ोन आया था, दीजान की तबीयत ठीक नहीं है। आर्या ने इसे बताया, जो इसकी बात सुनते ही होश में आया, क्या हुआ, दीजान को मेरे नंबर पर कॉल क्यों नहीं की? ज़रूर ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालते सवाल किया, और वो ये तो बंद है, लगता है बैटरी लो हो गई। आर्यन के जवाब से पहले ही आर्या ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा, हाँ इसलिए रशीदा ने मेरे नंबर पे फ़ोन किया, बस अब चलो प्लीज़, अपना काम कर रही है ना, इंशाल्लाह भाभी जल्द ही मिल जाएंगी। उसके कंधे पर हाथ रखते आर्या ने यकीन दहानी करवाई, तो ज़रूर ने ना चाहते हुए भी इसकी बात पर इस बात में सर हिलाया और दीजान की तबीयत की वजह से उसके साथ घर जाने के लिए रवाना हुआ। कुछ देर बाद वो पहुंचे तो साहिदा बेगम की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तभी आर्या ने अहमद को कॉल की, पर उसने अपने शहर में गैर मौजूदगी का बताते अपने कुली को भेजने का बोला। हाँ यार बस इसे कहो ज़रा जल्दी आ जाए। आर्या ने एक बार फिर से दरख्वास्त की, तो अहमद ने इसे तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद किया। अहमद तो यहाँ नहीं है, पर उसका कुली कार है, वो चेक कर लेगा। ज़रूर उनको अहमद से होने वाली बात के मतलब आगाह करते वो खुद भी साहिदा बेगम के करीब बैठ गया। उनके पाँव रगड़ते गर्म करने की कोशिश करने लगा, जो शायद भी बीपी लो होने की वजह से यक ठंडे हो चुके थे। हाँ बस आ रहा है, आर्या ने इसे तसल्ली दी। रशीदा से कोई कपड़ा लाने का कहा, जो फिक्रमंदी से उनके करीब ही खड़ी थी। ठीक 10 मिनट बाद डॉक्टर पहुंचा, तो इसने साहिदा बेगम का तफसीली जायज़ा करने के बाद इनका बीपी खतरनाक हद तक गिरने के बाद मतलब बताते इन्हें कुछ ज़रूरी ट्रीटमेंट दिया, जिससे कुछ देर में ही इनकी तबीयत संभल गई थी। दीजान आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? ज़रूर जो तब से उनके करीब भी बैठा था, उसने नरमी से उनकी पेशानी पर हाथ रखते इसे अपनी जगह मतवज्जा किया। हूँ ठीक हूँ अब। साहिदा बेगम ने आंखें खोलते इसे मतमन किया, जो पहले ही नूर के ना मिलने से काफ़ी परेशान थी।
अब बस आप इन्हें आराम करने दें और बार बार मुखातब मत करें। डॉक्टर ने साइदा बेगम को इंजेक्शन लगाने के बाद ज़रून को टोका, जो मज़ीद कुछ पूछने वाला था। अगर दोबारा ज़रूरत हो तो ये मेडिसिन दे दीजिएगा और इनके खाने पीने और आराम का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस उम्र में बदअहतियाती इंसान को किसी बड़ी मुश्किल से दो चार कर सकती हैं। कुछ मेडिसिन पेपर्स पर लिखने के बाद आर्यन की तरफ बढ़ाई। इसने हिदायत की इजाज़त तलब करते वहाँ से चला गया। मैं अभी मेडिसिन लेकर आता हूँ। डॉक्टर के जाते ही आर्या ने ज़रून से कहा, जिसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, तुम रहने दो, मैं अकरम से मंगवा लूँगा। तुम जाओ, घर जाकर आराम करो, कल से मेरे साथ जलील हो रहे हो। पेपर उसके हाथ से लेते ज़रून ने रशीदा को दी जान के पास बैठने का कहते बाही का रुख किया तो आर्यन भी इसके पीछे ही कमरे से निकला। खैर है यार, मैं ठीक हूँ, 10 मिनट लगेंगे मेडिसिन लाने में, तो मैं ले आता हूँ। आर्यन ने एक बार फिर से मज़ाहमत की। नहीं, बस तुम जाओ, आराम करो, सुबह फिर से तुम्हें मेरे साथ जाना है। और ये मैं अकरम से मंगवा लेता हूँ, वो नीचे ही है। उसके कंधे पर हाथ रखते ज़रून ने नरमी से कहा तो आर्या ने इसे खाना खाने के बाद अपना और दीजान का ख्याल रखने का कहते नूर के जल्द मिल जाने की तसल्ली दी और सुबह जल्दी आने की यकीन दहानी करवाते वहाँ से चला गया। आर्यन के जाते ज़रून ने घर के नंबर से अकरम को कॉल करके बुलाया, जो इसका हुक्म मानते ही वो 2 मिनट में अपार्टमेंट के सामने था। जी सर, आपने बुलाया था? मोतबना अंदाज में हाथ बांधे इसने ज़रून से पूछा। हाँ, ये कुछ मेडिसिन है, ले आओ। पेपर उसकी तरफ बढ़ाते ज़रून ने चंद हज़ार के नोट निकाल के इसकी तरफ बढ़ाए, जिससे थमाते वो सर हलाते नीचे की जाने बढ़ा। छोटे साहब, खाना लगा दूँगा आपके लिए। शिदा जो इसके पीछे खड़ी अकरम के जाने का इंतज़ार कर रही थी, इसने ज़रून के पलटते ही सवाल किया। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप बस दीजान के पास रहें, मुझे कुछ चाहिए हो तो मैं खुद ले लूँगा। इनकार करते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ा ताकि मोबाइल चार्ज पर लगा सके। तो रशीदा भी दीजान के पास उनके कमरे में आ गई, जो इंजेक्शन में नशे के ज़रिए से सो चुकी थी। हाशिर कल से ही हारिस की बातों पर गौर कर रहा था। आज भी पूरा दिन सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि हारिस की तमाम बातें ठीक थी। अगर नूर की जगह इसकी अपनी बेटी होती तो वो इसे भी माफ़ कर देता, तो फिर नूर को क्यों नहीं। बस मैं आज ही हारिस से कहूँगा कि हम नूर से मिलने जाएंगे और तमाम गिले शिकवे दूर करते अपनी बहन को माफ़ करते अपने साथ कर ले जाएंगे, ताकि अपने घर से फिर से इसी मान के साथ रुखसत करें जिसकी वो हकदार है। हाशिर ने फैसला करने अंदाज में खुद कलामी की और अब इसे इंतज़ार था तो बस हारिस के वापस आने का, जो हालदा बेगम की तबीयत का पूछने कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल गया था। इन्हें सोच में गुम्बो वो एक फ़ाइल खोल कर देखने लगा तो इसका मोबाइल बज उठा। लो शैतान को याद किया। शैतान हाजिर। स्क्रीन पर हारिस का नंबर चमकता हुआ देखकर इसने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। हाशिर, कहाँ हो तुम? हारिस ने इस्लाम दुआ के बाद ही सवाल किया। ऑफिस हूँ। क्यों, खैरियत? हाँ ठीक, खैरियत ही है। मैंने सुबह तुमसे कहा था ना कि आज अब्बू का चेकअप होना है, इन्हें टाइम से डॉक्टर के पास ले जाना है। अभी मैंने घर फ़ोन किया तो रहेल ने बताया कि तुम तो अभी तक घर ही नहीं आए। हारिस ने इसे याद दहानी करवाई। उफ भाई, मैं भूल गया था, बस मैं अभी निकलता हूँ, आप फिक्र ना करें। गाड़ी की चाबी उठाती इसने साथ हारिस को तसल्ली दी, जिसने इसे जल्दी पहुँचने उस कंधे साहब का ठीक से चेकअप करवाने की हिदायत करते अपनी वापसी का मतलब बताया, जो कल तक मतवक्का थी। ठीक है, मैं देख लूँगा, आप परेशान ना हो। हाशिर ने इसकी हिदायत सुनने के बाद गाड़ी में बैठते एक बार फिर से अपने मुतमिन किया, जो इसकी लापरवाह तबीयत की वजह से अच्छा खासा तंग था। बाजी, मैं कब से इस लड़की को तैयार करने की कोशिश में लगी हूँ, पर मजाल है वो मेरी कोई बात माने। शबनम ने नूर के कमरे से निकलते खफा होते तहमीना बेगम को बताया, जो आज के प्रोग्राम के लिए बिल्कुल तैयार अपने तख्त पर बैठी चंबेली से नेल पॉलिश लगवाने में मसरूफ़ थी। हाँ, तो मैंने तुझे कहा था ना कि नसीबों को अपने साथ लेकर जाना, पर तुझे ही था कि नहीं, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। तहमीना बेगम ने ज़मीन पर थूकते शबनम को लंबे हाथों में, जो कुछ ही देर पहले बड़ी तेज़ दिखा रही थी। बाजी, मुझे क्या पता था कि ये लड़की नहीं चिड़ेल है, कसम से देखे कैसे नाखन मारे हैं मेरे। अपना बाजू सामने करते शबनम ने दुखी होते हुए कहा तो चंबेली उसकी मस्कीन सूरत देखकर हंसी। अच्छा हुआ तेरे साथ बड़ा फैल रही थी ना कि मैं अकेली सब कर लूँगी। बाजी की बात से इनकार करोगी तो इसका नतीजा बुरा ही निकलेगा। अपने दांतों की नुमाइश करते चंबेली ने तहमीना बेगम को मजीद दबाया तो ज़्यादा से ज़्यादा बक बक करना का। शबनम ने आंखें मटाई तो तहमीना बेगम ने इन दोनों को गुस्से से घूरा। तुम दोनों ही अपनी बकवास बंद करो और जाकर इस लड़की को तैयार करो, क्योंकि आज तहमीना बेगम इसे पूरे शहर के अमरा के सामने पेश करने के अलावा इसकी बोली लगवाने का भी इरादा रखती है। इसलिए मैंने कुछ खास मेहमानों को भी आज के प्रोग्राम में मद्दू किया, ताकि इसकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करने का हमें कोई फ़ायदा हो।
आंखों में इंतकाम की जलन लिए तहमीना बेगम ने दोनों को जाने का इशारा किया। तुझे इस बात में सर हिलाते फिरते से ऊपर की जाना बड़ी ताकि तहमीना बेगम का मूड खराब होने से पहले नूर को तैयार कर सके। उफ, एक तो ये हारिस अगले बंदे के पीछे ही पड़ जाता है। सारे रास्ते इसका लेक्चर सुनने के बाद हाशा ने गाड़ी गेट से बाहर खड़ी कर दी ताकि दोबारा से बाहर निकलने में टाइम ज़ाया ना हो और खुद सिकंदर साहब को लेने बिरोनी दरवाजे से गुजरते उनके कमरे की जाना बढ़ा, पर उससे पहले ही फरीहा बेगम हाल बेहाल दौड़ती हुई इसके करीब आई। क्या हुआ बुप्पो साहब, खैरियत ना? हाशा को उनकी हालत देखा किसी गैर मामूली बात का एहसास हुआ, पर फरीहा बेगम के चीखने रोने से वह एहसास यकीन में बदल गया। बुप्पो क्या हुआ, अब्बू ठीक है ना? इन्हें छोड़ते वो जल्दी से सिकंदर साहब के कमरे की जाना बढ़ा तो फरीहा बेगम ज़मीन पर बैठते सायरा को पुकारने लगी। हाशिम, मेरी सायरा को बचा लो प्लीज़। हाशिम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सायरा को बचा लो। फरीहा बेगम ने बाकायदा दोनों हाथ उसके सामने जोड़े तो हाशिम के सिकंदर साहब के कमरे की जानिब बढ़ते हाथम रुक गया। सायरा उनके ज़ेरे लब इनका हाथ नाम दोहराया तो हैरत से फरीहा बेगम की जानिब देखा जो अब ज़ारो कतार रो रही थी। पुप्पो क्या हुआ, सायरा को कहाँ है? वो वापस पलटते उसने फरीहा बेगम के करीब बैठते इन्हें संभालने की कोशिश की, जिसके रोने की आवाज़ पूरे घर के देरो दीवार हिला चुकी थी। पता नहीं बात कर रही थी कि जाने इसके चीखने की आवाज़ आई और मैं फिर में आवाज़ें देती रही, पर मुझे सायरा की आवाज़ नहीं आई। लड़के ने बताया कि इसका एक्सीडेंट हो गया। हाशिम, मेरी बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा, खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा लो। दोनों हाथ इसके सामने जोड़ते फरीहा बेगम की सारी अकल निकल चुकी थी। अब वो बस एक बेबस और लाचार माँ की तरह इससे फरियाद कर रही थी, जो इसकी बात सुनते ही इन्हें तसल्ली देकर चुप करवाते हॉस्पिटल का नाम पूछकर जो लड़के ने बताया था बाही की जाना भागा। अहमद और सहेल 2 घंटे का लंबा सफ़र करने के बाद एक नई जगह पहुंचे तो वहाँ की रंगीनियाँ देखकर सहेल के साथ साथ अहमद का दिल भी बाग बाग हो गया। जो सहेल से जल्दी वापस आने की शर्त रख कर आया था, वहाँ पहुँचे ही सब भूल गया। यार, पहले तो तुमने कभी इस जगह का जिक्र नहीं किया और ना ही कभी दीदार करवाया। ललचाती हुई नज़रों से अपने इर्द गिर्द मंडलाती तितलियों को देखकर अहमद ने इतराज़ किया, मैं तो खुद पहली बार आया हूँ यहाँ। सहेल ने कहनी मार के से एक और तितली की जानिब मुतवज्जा करते बताया, यार क्या मस्त आइटम है ना? आंखों में घुमा लिए इसने। अहमद तस्दीक चाही तो इसने इसकी आंखों के ताकब ने देखा जहाँ एक लड़की मुनासिब लिबास में डांस करती भरपूर तरीके से अपने जिस्म की नुमाइश करने में मसरूफ़ थी। यार बहुत मस्त है, आंखों में स्टाइल्स लिए वो आगे बढ़ा, पर सामने से आती एक बद ही सी लड़की से टकराती जहाँ वो गिरने से बचा, वहीं इसकी सारी शर्ट इस बदनमा औरत के हाथ में पकड़ी शराब से बढ़ गई। अंधे हो गए हो क्या? अहमद को समझ नहीं आई कि वो अपने सामने खड़ी शख्स को गई कह कर डांटे या गा। तभी इसने इसे गुस्से से घूरते खुद को मज़ीद कुछ कहने से बाज रखा। सॉरी बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। इस बदनमा औरत ने ताली बजाते माजरत की तो सहेल के साथ साथ अहमद की आवाज़ पर एक और औरत भी उठकर इसके करीब आई। माफ़ कीजिएगा साहब, ये थोड़ी पागल सी है। इस औरत ने लहजे में मखसूस पर पेशवाना तवाइफों की मिठास समाते हुए कहा तो सहेल ने अहमद को ठंडा किया जो गुस्से से लाल हो रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान न हो। अहमद की बजाय सहेल ने इसकी औरत को तसल्ली दी जो बार बार अहमद से माजरत कर रही थी। साहब आप प्लीज़ अंदर जाएं, वहाँ ऊपर ही सीढ़ियाँ चढ़ते दाएं हाथ में वॉशरूम है, वहाँ जाकर अपनी शर्ट साफ़ कर लें या फिर मुझे दे दें, मैं किसी से कह करवा देती हूँ। इस औरत ने शाइस्ता लहजे में पेशकश की तो अहमद ने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं मैं खुद कर लूँगा। और सहेल को वहीं रुकने का इशारा करते वो अंदर की जाना पड़ा जहाँ पर हर तरफ खामोशी थी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे बेवकूफ़ लोग, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। बोलने के साथ ही वो सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आया तो उस अंदाजे से आगे बढ़ते इसने दरवाजे को धक्का मारा जो बंद था। उफ, वॉशरूम के दरवाजे को भी बाहर से लॉक लगाया। हद है, खुद गुलामी करती इसने बाही लगी कुंडी को खोला। वो अंदर दाखिल होती हुई चेहरे से नजर आया जो इसके पाँव तले से ज़मीन खींच चुका था। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।